नमस्कार। हरियाणा में चुनावी माहौल है। ऐसे में नामांकन भी भर दिए गए हैं, लोग नाराज भी हैं और अब मनाने का दौर शुरू हो गया है। वो कहते हैं ना कि ब्याह में मनाने का दौर जो है वो रहता है, कभी फूफा कभी जीजा रूस जाते हैं। लेकिन इलेक्शन में कौन नेता कब रूस जाए और वो बड़ा फैक्टर बन जाए। और अब जो बड़े नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं हरियाणा में उन लोगों को मनाने के लिए जिनके बागी तेवर हैं, या फिर जो पार्टी से अलग जाकर नामांकन भर रहे हैं। ऐसी भी तैयारी है कि उनको नामांकन की तारीख लेने से पहले पहले पक्ष में कर लिया जाए। तो चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार हमारे भाई मनोज जी। तो मनोज जी से बात करते हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो स्वागत है इस चर्चा में आपका। नमस्कार। मनोज जी, जिस तरह से मैंने जिक्र किया है कि ब्याह शादियों में तो रूठना मनाना चलता है, लेकिन इलेक्शन भी एक ऐसी चीज है जहां पर रूठने मनाने का सिलसिला जो है वो चलता है। और अब बड़े नेता हैं वो हरियाणा में पहुंच रहे हैं बागियों को या फिर जो जिनके स्वर विरोधी हैं उनको मनाने के लिए। आप किस तरह से इसको। देखिए, चुनाव को जो है महापर्व माना जाता है। जिस तरह से सभी पार्टियों द्वारा इस महापर्व में एक्टिवली भाग लिया गया। अगर हम कांग्रेस की अगर बात करें तो लगभग 2500 कैंडिडेट्स ने जो है फाइल किया था कांग्रेस पार्टी में कि उनको जो है टिकट दिया जाए। और टोटल जो नॉमिनेशन था, थर्सडे को लास्ट डे था नॉमिनेशन का, उसमें लगभग जी 1700 नॉमिनेशन फाइल हुआ था और उसमें से लगभग 1560 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल किया। तो जी 90 विधानसभा सीट है और 1560 लगभग जो है कैंडिडेट है। तो इसमें जी आपने सही बताया कि बागी तो होगा ही। सभी पार्टियों में लगभग जो है बागी ने भी खड़ा हो गया है। अगर हम जी जो भी अभी तक जो रिपोर्ट है उसके आधार पे मैं ये बोल सकता हूँ कि लगभग 90 सीट ऐसे हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आईएनएलडी हो, चाहे जेजेपी हो, उनके बागी कैंडिडेट ने यहाँ पे नॉमिनेशन किया है। तो स्वाभाविक जी है, जी 16 सितंबर जो है लास्ट डेट है विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशन का। तो अब तो ज्यादा दिन बचा नहीं है। आज 14 है, 15, 16, 2 दिन जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज लगे हुए हैं कि हम्म अपने जो भी उनके रेबल लीडर्स हैं उनको किसी तरह हम्म, से अपने में शामिल किया जाए, ताकि जी उनके कैंडिडेट जो ऑफिशियल कैंडिडेट हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जिस तरह से हम्म शादी में जो है फूफा जी का एक अहम रोल होता है, उसी तरह से हम्म सभी पार्टीज जो है रेबल्स को मनाने के लिए बखूबी तैयार हैं और कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कल जो है भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी सेल के जो स्टेट प्रेसिडेंट थे, कंबोज जी, वो भी देव जो है, काम्बोज जी। यस, कल जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो हाँ। अभी जो है 1-2 दिन जो है ये दौर चलता रहेगा जब तक कि विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशन फाइनल नहीं होगा। तब तक जो है ये रूठने और मनाने का ये काम चलता रहेगा। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रामविलास शर्मा जी को भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। और हम्म वो भी जो है निर्दलीय उन्होंने जो है नॉमिनेशन कर दिया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो अपना नाम जो है विड्रॉ कर लेंगे। भारतीय जी जनता जी, पार्टी ने इंटरेस्टिंग किसी बात। तरह। हाँ, रामविलास शर्मा जी की आपने बात की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिपेंडेंट आप कह रहे हैं, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर टिकट अनाउंस होने से पहले चुनाव आपने नॉमिनेशन भर दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने उनको जो है नोटिस किया। जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्या रहेगा आगे? वो नॉमिनेशन वापस लेंगे या आगे क्या रहेगा? पिछले 2 दिन पहले की बात है। अगर थर्सडे की अगर बात करें तो उन्होंने पब्लिक में आकर के उन्होंने बोला कि मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल कैंडिडेट डेट है उन्हीं को सपोर्ट करूंगा। हालांकि जी राव इंद्रजीत सिंह ने ये भी उनको फेवर किया था इस इलेक्शन में कि उनको जो है इस बार टिकट मिल जाए। हालांकि वो चाहते हैं कि जो ब्राह्मण वोट जो अहिरवाल एरिया में है, दक्षिण हरियाणा में है, तो राव जी इंद्रजीत सिंह का वर्चस्व बना रहे ब्राह्मणों में भी। वो जो है उन्होंने रामविलास शर्मा जी को सपोर्ट किया था और अभी भी जी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन
अब इसी तरह से अब रूठने और मनाने का ये मामला चलता रहेगा। अब कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कैंट में अंबाला कैंट में भी निर्मल सिंह जी की बेटी जो है वो भी जो है इलेक्शन इस बार लड़ रही है। तो हालांकि वो हम्म बहुत दावेदार थी। तो ये कहा हम्म जा रहा है कि सैलजा ग्रुप में वो नहीं थी, वो हुडा ग्रुप में थी। और करनाल में जिस तरह से एससी का वोट है, उस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई कमान ने जो है कुमारी सैलजा जी के बात को माना और निर्मल सिंह जी के बेटी को टिकट नहीं दिया। चित्रा चित्रा नाम है उनका। हाँ, चित्रा सरवारा है। तो जिस तरह से परिवार की हम बात करें, परिवारवाद की, जिस तरह के चित्रा सरवारा आजाद उम्मीदवार के तौर पर है, एक स्थिति ऐसी भी है कि बीजेपी के सांसद हैं नवीन जिंदल इस वक्त, उनकी जो माता जी हैं सावित्री जिंदल, उन्होंने हिसार से जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया है। तो ऐसे में जहां पर हम देख रहे हैं परिवार की राजनीति जो है, बहुत जगह पर ऐसा है कि एक ही परिवार में दो दो टिकट है, वह जगह है पूरा परिवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति कहाँ कहाँ है और क्या आप मानते हैं ऐसे स्थितियों को लेकर? देखिए हरियाणा में जो है परिवार पॉलिटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यहाँ पे। अगर तीनों लाल की अगर हम बात करें, देवी लाल की अगर बात करें, भजन लाल की अगर हम बात करें, चाहे बंशी लाल की अगर हम बात करें, तो इस 2024 के विधानसभा इलेक्शन में भी देवी लाल के फैमिली से 8 कैंडिडेट जो है खड़े हुए हैं। और अगर बंशी लाल की फैमिली की अगर हम बात करें तो 2 कैंडिडेट है। और वहीं भजन लाल की अगर हम बात करें तो वहां से 3 फैमिली मेंबर्स खड़े हैं। इसके अलावा भी लगभग 44 कैंडिडेट इस बार इस तरह से खड़ा हुआ है हरियाणा में, जिसमें आईएनएलडी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज है, 2 नेशनल जी पॉलिटिकल पार्टीज और एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें तो लगभग 44 सीट ऐसे हैं जहां फैमिली मेंबर्स को टिकट दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हरियाणा में जो है फैमिली पॉलिटिक्स चलता है। और अगर 2019 की अगर हम बात करें तो देवीलाल जी के फैमिली से 4 कैंडिडेट जो है जीत के आए थे। जैसे रंजीत सिंह चौटाला की अगर हम बात करें, चाहे दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला और एक अमित सिहाग, ये 4 लोग थे देवीलाल के फैमिली में। तो ऐसा होता है कि चूंकि एक वेल नोन फेस होता है, और जितने भी फैमिलिवादी, चाहे तीनों लाल की अगर हम बात करें तो उनका एक हरियाणा में जी। वर्चस्व बना हुआ है। पिछले 3 दशकों से इन लोगों का वर्चस्व बना हुआ है। तो स्वाभाविक है कि उनको कोई भी पार्टी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो है हरियाणा हरियाणा में जो भी पॉलिटिक्स हो रहा है वो फैमिली फैमिली का पॉलिटिक्स हो रहा है। और 44 अगर खड़ा हुआ है तो समझ जाइए कम से कम 15 से 20 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो जीत के भी आ सकते हैं इस इलेक्शन में। बिल्कुल, राजनीतिक परिवारों ने जिन्होंने सत्ता में सुख भोगा है, उनके परिवार आगे की आगे हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि अगर किसी ने कोई नौकरी करनी है, उसको बहुत कुछ करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लेकिन राजनेता के परिवार में अगर किसी ने जाना है तो उसे राजनीति करीब से देखी होती है और उन्हीं को आगे आगे मौका मिलता रहता है। और यही कारण है कई लोगों के रूठने का भी, कि अगर इन्हीं को आगे आया जाएगा, इन्हीं को मौके मिलेंगे, तो हमें कब मौका मिलेगा? तो चलिए, परिवार पॉलिटिक्स तो है। रणदीप सुरजेवाला भी अपने बेटे को टिकट दिलाने में कामयाब हो गए। तो ऐसे में बात अगर महिलाओं की ना करें हम, तो क्योंकि लोकसभा में भी बिल आया भी 33% आरक्षण होना चाहिए, हालांकि वो 2029 तक की बात है, भी तब लागू किया जाएगा। तो हरियाणा में जो पंचायती चुनाव थे, उसमें 50% आरक्षण महिलाओं को दिए गए, 50% वो आएंगी। लेकिन इन चुनावों में लोग ये जो विधानसभा के चुनाव हैं, इसमें आप क्या देखते हैं? जो आरक्षण की हम बात करते हैं, जिन मुद्दों पर हम आवाज हमेशा उठाते हैं कि महिलाएं आगे आनी चाहिए, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उस रिजर्वेशन का समर्थन करते हुए सभी पार्टियों ने उस वानगी को पेश किया है, या उसके
लिए जो है एक मिसाल कायम की है। जहाँ तक महिला आरक्षण की अगर हम बात करें तो जिस तरह से पार्लियामेंट में पास भी हुआ था और सभी पार्टियों ने, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया था, लेकिन जी। जब टिकट देने की अगर हम बात आती है तो महिलाओं को ज्यादा टिकट नहीं दिया गया है, अनलेस कि हम्म, मैंडेटरी 33% जब तक लागू नहीं होगा असेंबली में, तब हम्म, तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है कैंडिडेट के रूप में महिलाओं को उतारा जाएगा। अगर हरियाणा की जी। अगर बात करें तो सभी पॉलिटिकल हम्म, पार्टीज ये चाहते हैं, लगभग 50% पॉपुलेशन महिलाओं का होता है। और अगर रेशियो की अगर हम बात करें हम्म, तो हरियाणा में जो है 916 और 1000 का रेशियो रहा है हरियाणा हम्म, में। तो हाँ, अगर हम जहाँ तक पूरा कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 1500 कैंडिडेट खड़ा है, उसमें से मात्र 51 महिलाओं को, 51 महिलाओं को जो है टिकट दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, जो कि दिस इज नॉट गुड साइन। ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने महिलाओं को दरकिनार किया गया है। अगर हम पार्टीज की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा 12 सीट पे महिलाओं को उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 10 सीट, और जेजेपी और एएसपी की अगर बात करें तो 8 सीट, आम आदमी पार्टी 10 सीट और आईएनएलडी 11 सीटों पर महिलाओं को उतारा है। जहां तक ओवरऑल महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन की बात करें हरियाणा हरियाणा में, तो जी। 87 वुमेन जो है चुन करके अब तक आई है। हम्म, 2005 में 2005 में 12 महिलाएं जो है जीत के आई थी। वहीं 2009 में 13 महिलाएं, 2019 में 14 महिलाएं। तो हम्म, कोई अच्छा साइन हरियाणा में जो है नहीं रहा है। महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन में भी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है ज़्यादा टिकट नहीं देते हैं। वहीं 2019 की अगर हम बात करें तो 105 महिलाओं को टिकट दिया गया था। वहीं अगर हम्म, 2024 की अगर बात करें, और जिस तरह से एक साल पहले लगभग मोदी जी के नेतृत्व में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 33% रिजर्वेशन को पास किया था, और उसी समय हम्म, अगर 19 और 24 की अगर बात करें तो लगभग 50% महिलाओं को कम टिकट दिया गया है 2024 में। तो ये अच्छा साइन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जिस तरह से वोट मांगने मांगने की अगर बात हो तो वो लोग चाहते हैं कि महिला बढ़ चढ़ कर भाग करे। महिलाओं को सिर्फ एज ए वोटर बना करके ही रखा गया है, उनको हाँ। रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में महिलाओं पे ज्यादा सभी पॉलिटिकल पार्टीज का को ध्यान रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल ध्यान रहेगा, क्योंकि जब पार्लियामेंट में विधेयक लाया गया था, जब बिल लाया गया था, तो 2029 में इसे लागू करने की बात कही गई थी। और यह भी सवाल उठा था कि इसे तुरंत प्रभाव से क्यों नहीं लागू किया जा सकता। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, हालांकि पंजाब और हरियाणा की हम बात करें तो अ, उस हिसाब से टिकट नहीं दिए गए थे जिस तरीके से हम बात करते रहे हैं। राहुल गांधी भी बात करते रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उसको लेकर वो तब से लेकर अब तक भी कुछ नहीं हुआ। तो बात होती रही है, लेकिन किया क्या पार्टियों ने। अगर मैं योगदान की अगर बात करें तो महिलाओं का योगदान जो है सभी फैमिली में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और ज्यादा होता है। जैसे अगर हरियाणा हरियाणा की अगर बात करें तो रेसलिंग में महिलाएं देखिए इस बार भी जो है अच्छा परफॉर्मेंस किया। चाहे स्पोर्ट्स के बिल्कुल। जितने भी गेम्स हैं उसमें महिलाओं का, अगर इंडिया में और हरियाणा में अगर बात करें तो महिलाओं का को पदक मिलना, चाहे टूर्नामेंट जीतना, महिलाओं का बहुत ही योगदान होता है। तो पॉलिटिक्स में भी जो है महिलाओं को आगे आना चाहिए बढ़ चढ़ के। जिस तरह से विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी ने इस बार टिकट दिया है, और हम्म, एक आइकॉन भी है, स्पोर्ट्स आइकॉन भी है। तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में अगर स्पोर्ट्स आइकॉन हो, चाहे फिल्म फिल्म से रिलेटेड हो, चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, के लोग अगर आते हैं, ज्यादातर ये देखा जाता है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में जिनके फादर मदर अगर ऑलरेडी हम्म, पॉलिटिक्स में हैं तो उन्हीं के बच्चे या फीमेल हो वुमेन हो उनके यहाँ से तो उन्हीं को टिकट दिया जाता है। जो कार्यकर्ता जो है सालों भर अपना जिंदगी पार्टीज के लिए ग्रोथ के लिए लगा देते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाता है।
तो ऐसा लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस ओर ध्यान देना चाहिए और महिलाओं को जरूर रिप्रेजेंटेशन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जरूर देना चाहिए। अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज 33% भी अगर मान लीजिए टिकट डिस्ट्रीब्यूट करता है जी जी तो बहुत अच्छा संकेत जाएगा। सिर्फ ये बोलने के लिए जी सिर्फ होता है कि महिलाओं के लिए मैं सब कुछ करूंगा, महिलाओं की का योगदान को नहीं भूलूंगा, लेकिन जब हम्म। टिकट देने की बात आती है तो लोग पीछे आ जाते जी जी बिल्कुल, जब टिकट देने की बात आती है तो तब जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ देखती हैं, अपना हित देखती हैं। तो बहुत बढ़िया आपने जो जानकारी दी है, चाहे वो रूठों को मनाने को लेकर हो जो इस वक्त हरियाणा में चल रहा है उस पर बातचीत की, चाहे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है जो पारिवारिक जो राजनीति है उस पर चर्चा की है, और एक जो महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर है, जो पॉलिटिकल पार्टियां बात करती हैं लेकिन हकीकत में जब बात आती है तो उस तरफ उस तरीके से काम नहीं होता है। तो अभी जो है समय इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी। तो कल फिर मिलते हैं, किसी और टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। दर्शक भी बने रहे हमारे साथ। तो अगर आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगी है तो अपना कमेंट जरूर दीजिए कि आपको किस तरह का ये कार्यक्रम लगा और हम इसे और बेहतर चर्चा को किस तरह से बना सकते हैं। हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।